नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वनलाइनर्स और एग्जाम्स 4 अगस्त 2022। आज के इंपॉर्टेंट वनलाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला 75,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स इन इंडिया। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे DPIIT बोलते हैं, इन्होंने 75,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया है इंडिया में। वैसे 16 जनवरी 2016 को आज नेशनल स्टार्टअप डे डिक्लेयर किया था। तो ध्यान दीजिएगा, हर साल जनवरी 16 को नेशनल स्टार्टअप डे करके ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशंस को एंकरेज करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बिल्डअप करने के लिए हम इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया था। बेसिकली नेशनल स्टार्टअप डे को इनिशिएट किया था। वैसे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है दोस्तों दुनिया में। सबसे पहला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड है चाइना। 19 जुलाई 2022 के हिसाब से इंडिया में 105 यूनिकॉर्न्स है विद ए टोटल वैल्यूएशन ऑफ $338.50 बिलियन। यूनिकॉर्न कंपनी मतलब क्या होता है दोस्तों? एनी प्राइवेटली ओन्ड फर्म विद ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन $1 बिलियन। तो $1 बिलियन से ज़्यादा जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसे आप यूनिकॉर्न कंपनी बोल सकते हो। नाउ स्टार्टअप कंपनीज मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करना पड़ता है स्टार्टअप कंपनीज को। बेसिकली ऐसे स्टार्टअप कंपनी किसी कंपनी को बोलना है तो कुछ कंडीशंस है। वो कौन कौन सा है? इट हैज नॉट कंप्लीटेड 10 years सिंस इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन आज एबो। देखिए, एक कंपनी रजिस्टर करने के बाद 10 साल तक उसे स्टार्टअप बोलते हैं। अगर 10 साल क्रॉस हो गया फिर वो स्टार्टअप नहीं रहेंगे, ठीक है। नाउ इट्स टर्नओवर फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स हैज नॉट एक्सीडेड 100 करोड़। देखिए, हर फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ कंडीशंस हैं, लाइक इट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सर्विसेज। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टअप कंपनीज इनोवेशन के प्रति काम करना चाहिए एंड नए प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज को क्रिएट करना चाहिए या फिर डेवलप करना चाहिए, ठीक है। नाउ इट इज़ ए स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद ए हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। तो भी ऐसी बात है दोस्तों। देखिए, कोई भी कंपनी का एक सक्सेस बिजनेस मॉडल यही होता है कि उनसे वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होगा तो उसे स्टार्टअप कंपनी बोल सकते हैं। अगला है पोस्टेज स्टैम्प टू बी रिलीज्ड इन मेमोरी ऑफ पिंगाली। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्पेशल कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किया है टू मार्क द 146th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगाली वेंकैया, द डिजाइनर ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग। पिंगाली वेंकैया साहब के बारे में आप सब जानते होंगे दोस्तों। हमारा जो नेशनल फ्लैग है, फ्लैग का डिजाइनर है पिंगाली वेंकैया। तो ये स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज किया है ड्यूरिंग एन इवेंट कॉल्ड तिरंगा उत्सव। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तिरंगा उत्सव करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तो तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किया है। पिंगाली वेंकैया कौन थे दोस्तों? इनका जन्म हुआ था अगस्त 2, 1876 को नियर मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इन्होंने नेशनल फ्लैग का कई सारे मॉडल्स डिजाइन किए थे। फाइनली 1921 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का विजयवाड़ा मीटिंग हुआ था तब महात्मा गांधी जी ने एक डिज़ाइन अप्रूव किया। तो वो जो डिज़ाइन है अभी हमारा नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन थे? और पिंगाली वेंकैया ऑब्वियसली एक फ्रीडम फाइटर थे, एक फार्मर थे, जियोलॉजिस्ट थे, आंध्रा नेशनल कॉलेज इन मछलीपट्टनम में लेक्चरर भी थे, एंड ही वॉज फ्लुएंट इन जापानीज। ही बिकेम इंस्टेंटली फेमस आज जापान वेंकैया। देखिए, जापानीज में फ्लुएंट होने की वजह से इन्हें जापान वेंकैया भी कहते हैं। अगला है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल को अपॉइंट किया है आज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये पोस्ट 1 साल से वेकेंट पड़ा था, तो अब जाके विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल साहब का अपॉइंटमेंट हुआ है आज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। नाउ ही वाज स्वर्न इन एज द चीफ ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप हुआ था फरवरी 1964 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय श्री के संतानम। तो संतानम कमिटी के रिकमेंडेशंस के थ्रू फरवरी 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप हुआ था। 2003 में पार्लियामेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट पास किया और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया।
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। देखिए सीवीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो केवल पार्लियामेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कोई और एग्जीक्यूटिव या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। वैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का बेसिक फंक्शन क्या है? विजिलेंस एक्टिविटी। विजिलेंस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू एंश्योर क्लीन एंड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन टुवर्ड्स अचीविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉइज। देखिए जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, उनका क्लीन एंड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इंश्योर करना। बेसिकली जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं, जो काम उन्हें दिया हुआ है, जो फंक्शंस उन्हें दिया हुआ है वो इफेक्टिव तरीके से कर रहा है या नहीं, ये सब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा ये अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एडवाइस भी करते हैं इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यूइंग एंड रिफॉर्मिंग देयर विजिलेंस वर्क। उनके विजिलेंस वर्क किस तरह इंप्रूव कर सकता है, किस तरह प्लान, एग्जीक्यूटिव एंड रिव्यू कर सकते हैं, ये सब के बारे में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एडवाइस भी करते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेट करता है। अगला है वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑगस्टे तानो कुआमे को आज कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया अपॉइंट किया है। इनसे पहले जुनैद कमाल अहमद थे कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। इन्होंने अपना 5 साल का टर्म रीसेंटली कंप्लीट किया है। इससे पहले ऑगस्टे वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर टर्की थे। वैसे आपको पता है दोस्तों अगले साल G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आने वाला है, तो वर्ल्ड बैंक इंडिया को लीडरशिप रोल में भी सपोर्ट करेंगे। वैसे इंडिया वर्ल्ड बैंक ग्रुप का लार्जेस्ट क्लाइंट है दोस्तों। इंडिया ने टोटल $3.98 बिलियन लोन लिया है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से, एंड $83 मिलियन लिया है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से। ये लास्ट फिस्कल ईयर का डाटा है, जुलाई 2021 से जून 2022 तक। वैसे वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन्स देते हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स को जो लो एंड मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं। वैसे वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन 1944 में हुआ था along with इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ड्यूरिंग द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। देखिए ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक दोनों का फॉर्मेशन एक ही साल हुआ था, एक ही कॉन्फ्रेंस से, वो है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक ग्लोबल पार्टनरशिप है। टोटल 189 कंट्रीज वर्ल्ड बैंक ग्रुप में मेंबर्स है एंड इनका ऑब्जेक्टिव है एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग प्रॉस्पेरिटी। वैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखिए वर्ल्ड बैंक का पहला नाम भी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशन है, IBRD, फिर IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, MAGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड ICSID द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अगला है बिहार एस्ट्रोनॉमिकल लैब ऑन यूनेस्को लिस्ट। 106-year-old astronomical observatory at Langat Singh College, Muzaffarpur, Bihar, under Bhim Rao Ambedkar Bihar University, has been included on the UNESCO list of important endangered heritage observatories of the world. ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड हुआ है लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर का जो एस्ट्रोनॉमिकल लैब है, ठीक है। ये ईस्टर्न इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी है दोस्तों। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1916 में टू अप्रेज द स्टूडेंट्स विद एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज इन डिटेल। लेटर ए प्लानिटेरियम प्रोबेबली द फर्स्ट इन इंडिया वाज आल्सो सेटअप इन कॉलेज इन 1946। देखिए बाद में एस्ट्रोनॉमिकल लैब के साथ साथ एक प्लानिटेरियम भी सेटअप हुआ था कॉलेज में। वैसे प्लानिटेरियम का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए इट इज़ अ थिएटर बिल्ट प्राइमरली फॉर प्रेजेंटिंग एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग शोज अबाउट एस्ट्रोनॉमी एंड द नाइट स्केल और फॉर ट्रेनिंग इन सेलेस्टियल नेविगेशन। तो बेसिकली आप फोटो में देख सकते हो एक थिएटर आप बोल सकते हो जहाँ पे एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग शोज होता है एस्ट्रोनॉमी के बारे में, नाइट स्काई के बारे में या फिर सेलेस्टियल नेविगेशन में ट्रेनिंग के लिए। तो ये होता है प्लानिटेरियम। इंडिया में कई जगहों में प्लानिटेरियम है, जैसे कि बेंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा, वो भी कई सारे सिटीज़ में है, ठीक है। नाउ both the observatory as well as planetarium functioned satisfactorily up to the early 1970s but started declining gradually। देखिए 1970s तक एस्ट्रोनॉमिकल लैब और प्लानिटेरियम बहुत सही तरीके से फंक्शन कर रहा था, पर इसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ है, मतलब अभी इतना सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, इट इज़ अ प्लेस दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस
एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए यूनेस्को का कई सारे हेरिटेज साइट्स है दुनिया भर में। ठीक है, इसके लिए कन्वेंशन साइन हुआ था, कन्वेंशन रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जिसे यूनेस्को ने 1972 में एक्सेप्ट किया था। तो इसी कन्वेंशन के बेसिस पर यूनेस्को जो है दुनिया भर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, वैसे इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इसके बारे में लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो वीडियो पोस्ट करके, या फिर मैं PDF तो प्रोवाइड करूंगा ही। अगला है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू किया है रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। वैसे स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था ड्यूरिंग द 15 फिनेंस कमीशन पीरियड 2021-22 टू 2025-26। ठीक है, तो ये 5 साल के अंदर इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने का प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है दोस्तों। तो बेसिकली हमारे देश में जो मैल न्यूट्रिशन का चैलेंजेस है उसे एड्रेस करने के लिए ये स्कीम्स है दोस्तों। प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स, ये सब इंक्लूडेड है इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंडर एक कन्वर्जन इकोसिस्टम बिल्डअप करने का प्लान है एंड ऐसे प्रैक्टिसेस डेवलप एंड प्रमोट करेंगे हेल्थ से रिगार्डिंग, वेलनेस से रिगार्डिंग, इम्यूनिटी से रिगार्डिंग। तो पोषण 2.0 के अंडर जो एक्सिस्टिंग स्कीम कंपोनेंट्स हैं उन्हें 2 विभागों में डिवाइड किया है। नंबर 1, न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर पोषण थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 6 years एंड प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। समझ गए ना, 6 months to 6 years जो बच्चे हैं, और PWLM मतलब क्या है, प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, एंड adolescent girls in the age group of 14 to 18 years in the aspirational districts and northeastern region। देखिए adolescent girls को सपोर्ट करेंगे जो एज ग्रुप ऑफ 14 टू 18 ईयर्स के बीच में है, और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया है हर स्टेट्स में से, उधर का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम है। वैसे कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हमने काफी बार डिस्कस किया है। अब देखिए एडोलेसेंट गर्ल्स फ्रॉम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी कवर्ड है। ठीक है, दूसरा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 3 to 6 years एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर 0 to 3 years। वैसे ये अर्ली स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है, देखिए बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है ना 3 साल के अंदर, इसी को अर्ली स्टिमुलेशन आप बोल सकते हो। जैसे कि उनका सोचने की जो एबिलिटी है, कम्युनिकेट करने की एबिलिटी है, कनेक्ट करने की एबिलिटी है, चीज़ें समझने की एबिलिटी है, ये सबको स्टिमुलेट करना पड़ता है। तो जितने अच्छे तरीके से आप बच्चों को सपोर्ट करोगे उतने अच्छे तरीके से उनका वो अर्ली स्टिमुलेशन होगा। वैसे गवर्नमेंट का जो आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स वगैरह इसी के लिए, आपने आंगनवाड़ी देखा होगा ना, उधर क्या होता है, टीचर्स जो है बच्चों को खिलाते हैं, गाना गवाते हैं बेसिकली बच्चों से, और अलग अलग एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज होते हैं जिससे बच्चों का एक डेवलपमेंट हो जाए, स्टिमुलेशन हो जाए। ठीक है, वैसे पोषण 2.0 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इधर लिखा हुआ है, वैसे आपको पता ही होगा, और एक बार मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पोषण अभियान के बारे में आपने सुना होगा। हमारे देश में जो मैल न्यूट्रिशन का चैलेंजेस है उसे एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आया था पोषण 2.0 पोषण अभियान का सेकंड फेज आप बोल सकते हो। तो पोषण अभियान के अंडर या फिर पोषण 2.0 के अंडर कई सारे प्रोविजन है दोस्तों मैल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए, जैसे कि इट फोकस ऑन मैटरनल न्यूट्रिशन। मैटरनल न्यूट्रिशन मतलब मदर्स के लिए जो न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना है उसके बारे में है। प्रेग्नेंट वीमेन एंड मदर्स दोनों इंक्लूडेड है। फिर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स, छोटे बच्चे हैं उन्हें किस तरह का न्यूट्रिशियस फूड खिलाना चाहिए, इसके बारे में पोषण 2.0 में लिखा हुआ है। फिर किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एंड वेलनेस थ्रू आयुष प्रैक्टिसेस। देखिए आयुष प्रैक्टिसेस के थ्रू ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, बच्चों का भी, मदर्स का भी, प्रेग्नेंट वीमेन का भी। आयुष प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध वैद्या, होम्योपैथी, ये सबको आयुष प्रैक्टिसेस बोलते हैं, ताकि इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है बच्चों के साथ या फिर मदर्स के साथ, लाइक वेस्टिंग एंड स्टंटिंग, अंडरवेट, अनीमिया एक्सेट्रा। वेस्टिंग एंड स्टंटिंग मतलब क्या होता है, देखिए एज के हिसाब से जब बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है ना, उसे वेस्टिंग एंड स्टंटिंग बोलते हैं। जैसे कि हाइट नहीं होने का या फिर हाइट नहीं होने का, ये सब वेस्टिंग एंड स्टंटिंग में आता है। फिर होता है अनीमिया। अनीमिया क्या है, देखिए रेड ब्लड सेल्स की जो डिफिशियंसी होता है ना उसे अनीमिया बोलते हैं। बेसिकली आयरन की डिफिशियंसी की वजह से अनीमिया होता है। वैसे अनीमिया हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, वीमेन के साथ
इंडिया, मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने बताया था इंडिया में करीब 46 to 50% वीमेन अनीमिया से सफर करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का पोषण अभियान को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट का एक सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम है, वो है पोषण ट्रैकर। मतलब किस तरह प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हो रहा है, मेल न्यूट्रिशन किस तरह एड्रेस हो रहा है, ये सब मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर करके एक आईसीटी सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम है। आईसीटी मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये पोषण ट्रैकर को आरसीएच पोर्टल ऑफ MOHFW के साथ लिंक भी कर रहे हैं। क्या है MOHFW? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो उनका एक पोर्टल है आरसीएच पोर्टल, जिसको अनमोल बोलते हैं, उनके साथ पोषण ट्रैकर को लिंक भी कर रहे हैं। ठीक है, ये जितने पॉइंट्स अभी मैंने आपको बोला, ये बेसिक्स है पोषण का, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ये वन लाइनर्स का वीडियो जिस हिसाब से चल रहा है उसी तरह चलने दूं, जैसे कि एक एक न्यूज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, या फिर मैं 5-6 मिनट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वन लाइनर्स की तरह खत्म करूं। ठीक है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा हूं ये वन लाइनर्स के लिए, 15-17 मिनट हो जाता है। तो लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।